स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पे, जहां पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। यूनिक और अनदेखे क्वेश्चंस का मतलब क्या है? पुराने बच्चे जो हम लोगों को बहुत टाइम से फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि मैंने लास्ट ईयर एग्जाम के दिनों में भी ये क्वेश्चंस करवाए थे। मतलब 11th क्लास वाले बच्चों को तो पता ही होगा, बट अभी तो आप 10th क्लास में हो। यूनिक और अनदेखे क्वेश्चन को 1 मिनट के लिए समझते हैं क्या होता है और ये करने जरूरी क्यों है। आप सबको पता है कि अगर हम लोग PYQs, सैंपल पेपर, ये सब सवाल बनाते हैं तो हमें वो सवाल देखने को मिलते हैं जो एक्चुअली में पेपर्स में आए हुए हैं या थोड़े बहुत उनके सिमिलर पैटर्न पे। तो अनदेखे क्वेश्चंस करना क्यों जरूरी है? बिकॉज मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है 16 साल का बोर्ड के एग्जाम का कि भैया हर साल पेपर के अंदर 3 से लेके 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपने कभी देखे ही नहीं होते हैं, वो बिल्कुल नए बनाए होते हैं। ठीक है ना? कितनी बार ऐसा होता है, जैसे अभी एक यूट्यूब पे हमने लाइव क्लास थी जहां पे हम लोगों ने टेस्ट लिया था और वहां पे हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन बनाए थे जो हमने खुद से बनाए थे, जिनको आप गूगल नहीं कर पाए थे अगर आप उस लाइव में थे तो यहाँ पे कुछ ऐसे सवाल हैं जो बहुत यूनिक हैं। ऑब्वियस सी बात है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, सब सिलेबस में है, लेकिन कुछ कुछ छोटा छोटा हिस्सा अलग है। अब हो सकता है इनमें से कुछ सवाल आपने कहीं ना कहीं देखे हो क्योंकि हमने इनको उठाया है और कुछ को हमने खुद से बनाया भी है। काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कुछ एमसीक्यूज है। एमसीक्यू थोड़े ज्यादा है, 30 में से हो सकता है कुछ सवाल मैं आपको होमवर्क भी दूं। अगर आप बहुत सारे सवाल पहले से बना चुके हो तो ये सेशन में आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक स्लाइड पे आने के बाद वीडियो को पॉज करना है और आपको उन सवालों को खुद बनाना है, फिर आगे प्ले करके चेक करना है। लेकिन अगर आप ऐसे बच्चे जिनका अभी अभी सिलेबस खत्म हुआ है या वो भी नहीं हुआ है, तो ध्यान रहे कि आप इसको फ्लो में देख सकते हो, ये देखने के लिए कि आंसर क्या है, बिकॉज साथ साथ कंसेप्ट भी तो हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, अगर एक एक्स एसिड और वाई बेस है और उनके रिएक्ट होने से एक सॉल्ट बन रहा है जिसका जो पीएच है, पीएच में एच कैपिटल होता है, जिसका जो पीएच है वो 4.5 है, तो बताओ एक्स और वाई कौन है? अब अगेन आप सब जानते हैं कि जो पीएच है अगर 4.5 से कम है तो इसका मतलब है वो एसिडिक सॉल्ट है। और हम ये भी जानते हैं कि एसिडिक सॉल्ट कब बनता है? जब मैं एक स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर एक वीक बेस मिक्स करता हूं। अब इन सारे ऑप्शन में स्ट्रॉन्ग एसिड HCl है या फिर H2SO4 है, उसके साथ वीक बेस NaOH तो नहीं है, लेकिन आयरन हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है। अब इस क्वेश्चन के माध्यम से हो सकता है बहुत सारे बच्चे जाने कि आयरन हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस होता है। उन दोनों के रिएक्शन से हमें एक एसिडिक सॉल्ट मिलता है। डन है। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ इथीन। अब यह सवाल अक्सर एग्जाम में नंबर ऑफ बॉन्ड्स के ऊपर आता है, लेकिन यहां पे नंबर ऑफ बॉन्ड्स नहीं पूछा है, यह पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने शेयर हो रखे होंगे। सबसे पहले इथीन का आपको स्ट्रक्चर बनाना है। तो इथीन के बीच में आप सबको पता है डबल बॉन्ड रहता है, इथीन है, डबल बॉन्ड रहता है। अब एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं? तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। तो जितने भी बॉन्ड होंगे, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, हर एक एटम अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन बीच में रखता है, तो जितने भी बॉन्ड होंगे उसके डबल इलेक्ट्रॉन यहां पे शेयर हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 बॉन्ड है, इनटू में 2 कर दो तो 12 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो जाएंगे। हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। तो यहां से आंसर हमारे पास सी यानी कि 12 आ जाएगा। तो ध्यान रहे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स पूछा हो तो बस डंडे गिन लेने, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पूछा हो तो जितने भी बॉन्ड हो उसका डबल कर देना है। प्यारा सवाल है। अब ये क्वेश्चन देखो, है ये बहुत इजी, बट हो सकता है नए प्रकार की रिएक्शन देखियो। अगर इन पे कोई चार्ज है, चार्ज आपको दिख नहीं रहा होगा, बहुत छोटा है, बट यहाँ पे चार्ज मैटर करता भी नहीं है, बिकॉज हमें रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो चार्ज अभी फिलहाल मैटर नहीं करता हमारी बैलेंसिंग के हिसाब से, ऑल दो इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस, ऐसे कुछ कुछ चार्ज भी लिखे हुए हैं। जब आपको पीपीटी मिलेगी तो क्लियर दिख जाएगा, बट ठीक है। अब आयोडीन के आगे लगा हुआ है 10 और यहां पे आयोडीन के आगे लगा हुआ है Y, और कहीं आयोडीन नहीं है, तो इसका मतलब यहां पे मुझे 10 बनाने होंगे। अब अगर यहां पे I2 है और यहां पे Y है, तो कितना से मल्टीप्लाई करो कि 10 आयोडीन हो जाए? 5 से। तो सीधी सीधी बात है कि Y की वैल्यू तो 5 आ गई, बिकॉज और कहीं आयोडीन है भी नहीं। अब यहां देखो, अच्छी बात यह है कि इसमें H है और यहां पे H सिर्फ यहां है, तो 8 दूनी 16 H है। तो x की वैल्यू क्या डालूं कि 16 हो जाए, बिकॉज यहां तो 1 ही लिखा हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है x की वैल्यू 16। तो x की वैल्यू 16 और y की वैल्यू 5, तो ये हमारे पास आंसर है। सिंपल है। और मजा आता अगर इस क्वेश्चन में कहीं और भी आयोडीन होता तो मुझे उनके नंबर्स पे भी ध्यान देना होता, बिकॉज दोनों तरफ टोटल बराबर है। बट यहाँ पे एक अच्छी बात ये हो गई कि आयोडीन सिर्फ यहां है और यहां है, तो सीधा मैथ्स लगाई। हाइड्रोजन सिर्फ यहां है और यहां है, सीधा मैथ्स हमने यहां पे लगा दी। डन। चलो अब इस क्वेश्चन में अगेन हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कंफ्यूजन आपको मिलेगी। होंगे वो बेसिक सवाल ही, कुछ होंगे जो भाई साहब एकदम आउट ऑफ ट्रैक होंगे सिलेबस से ही।
विच अमंग द फॉलोइंग इज आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इनमें से कौन कौन से रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट है। डबल डिस्प्लेसमेंट में ऐसा मत समझना कि दो लोग जुड़ के दो लोग ही बनाते हैं। एक्सचेंज ऑफ आयन एक मेजर प्रॉपर्टी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। जैसे यहां पे तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहां पे तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये तो आंसर नहीं है। अब यहां देखो, दो लोग मिलके दो प्रोडक्ट बना रहे हैं, दो लोग मिलके दो प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन यहां पे एक्सचेंज ऑफ आयन नहीं हो रहा, ये तो एक कोवेलेंट रिएक्शन है। कैटायन इधर चला गया, इसका कैटायन इधर, लेकिन ये आप सब जानते हैं, नींद में ही बता दोगे कि एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आप में से बहुत बच्चों को याद भी होगा, तो आंसर है ओनली सेकंड यानी कि बी। तो दो रिएक्टेंट जुड़ के दो प्रोडक्ट बनाते हैं, कई किताबों में परिभाषा लिखी होती है, हम भी प्रॉपर्टीज में बताते हैं, बट इसकी मेजर प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है आपको कि भैया एक्सचेंज ऑफ आयन होता है, इसलिए ये वाले रिएक्शन कंफ्यूज करती है। चलिए अब ये देखो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के ऊपर बहुत सारे सवाल आपने बनाए होंगे और ये सवाल भी वैसा ही है, बट यहां पे बस फर्क ये है कि रिएक्शन थोड़ी सी अजीब है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स हमें पता है ना कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या, रिड्यूसिंग एजेंट क्या। डन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर इनकरेक्ट, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहले तो आप देखते हैं यहां पे हो क्या रहा है। इसको बोलते हैं डाइक्रोमेट, इसको बोलते हैं डाइक्रोमेट आयन। तो डाइक्रोमेट आयन में से देखो, ऑक्सीजन था पहले क्रोमियम के पास, अब इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन जा रहा है, ऑक्सीजन का जाना होता है रिडक्शन। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, इसके पास दो ऑक्सीजन थे, अब इसके पास कितने ऑक्सीजन है, चार ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, मेरे कर्नाटोजन आएंगे, ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन का आना क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। अब आप स्टेटमेंट चुनते हैं, डाइक्रोमेट आयन ऑक्सीडाइज हुआ है, गलत है, डाइक्रोमेट आयन ऑक्सीडाइज थोड़ी ना हुआ है, वो तो रिड्यूस हुआ है। SO2 रिड्यूस हुआ है, नहीं गलत है, SO2 तो ऑक्सीडाइज हुआ है। SO2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। डाइक्रोमेट आयन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, डाइक्रोमेट आयन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये सही है, बिकॉज इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन, जिसकी होती है रिडक्शन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये सही है। बट हमें तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चुनना था, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो हमारा ए आंसर जो है वो हो जाएगा। डन है, प्यारा सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ अ पर्सन वांट्स टू मेक एक्वा रिजिया and having 33.33 ml of HNO3 then amount of HCl, एक्वा रिजिया सबको पता है, एक्वा रिजिया रॉयल लिक्विड, ये एक ऐसा लिक्विड होता है जो अपने अंदर गोल्ड और सिल्वर और प्लैटिनम जैसे मेटल्स को भी डिसॉल्व करता था, पॉलिशिंग वगैरह में काम आता था। इसमें हमारे पास जो HCl होता है और जो HNO3 होता है, इसका 3:1 रेशो होता है ना, HCl और HNO3 का रेशो 3:1 होता है, यानी अगर HNO3 एक है तो HCl 3 होगा, तो अगर HNO3 33.33 है तो उसका 3 गुना होगा, अगर HNO3 1 है तो HCl 3 गुना होगा। तो अगर HCl मुझे निकालना है और अगर वो HNO3 का 3 गुना है तो 33.33 का 3 गुना होता है 99.99 एंड 99.99 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 100 ml, तो यहां पे आंसर 100 ml आ जाएगा। हम सब एक्वा रिजिया को जानते हैं, हम सब जानते हैं इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, लेकिन सवाल घुमा फिरा के आया हुआ और कुछ भी नहीं है। बोर्ड के पेपर में आपको ऐसे सवाल मिलेंगे, सर आप तो ये 20-30 क्वेश्चन करा के चले जाओगे, क्यों चले जाऊंगा, आपके साथ हूं सर, लेकिन मुझे खुद से प्रैक्टिस करनी हो तो कोई अच्छी किताब ले लो। सर कौन सी किताब लें, कोई भी किताब ले लो जिसपे आपको ट्रस्ट हो। सर आप बताओ, मैं बताऊंगा तो शिवदास, मुझे उस पर पूरा ट्रस्ट है, अपनी किताब मान के चलो आप उसे, इसीलिए आप ऐसे, और बहुत सारे सवाल उस किताब से लाया हूं, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप देखो। 10 ईयर सैंपल पेपर लो, 7 ईयर सैंपल पेपर लो, सैंपल पेपर लो इस वक्त बेहतर रहेगा, क्योंकि सैंपल पेपर में आपकी मैंने एक वीडियो बनाई थी प्री बोर्ड्स की इंपॉर्टेंस, साइंस एंड मोटिवेशन पे, उस पर जाके मैंने आपको बताया था सैंपल पेपर की इंपॉर्टेंस क्या है। तो सैंपल पेपर इस वक्त सबसे बेस्ट ऑप्शन है, अगर आपका सिलेबस 70-80% तक खत्म हो गया है तो, मतलब उससे अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस भी होगी, आपको पैटर्न भी आपके दिमाग में आएगा, पैटर्न जब दिमाग में आए तो बोर्ड में एफिशिएंसी बढ़ती है बेटा। बायो में शिवदास, समझ रहे हो? ठीक है, बाकी कमेंट सेक्शन में बता देना, आपको लगता है डिस्काउंट वगैरह चाहिए तो वो भी दिलवा देंगे, लेकिन आप जल्द से जल्द एक अच्छी सैंपल पेपर की किताब जरूर खरीद लेना। ठीक है, आ जाओ।
एन और ट्रीटमेंट विद, अच्छा अब ये मेटल से नॉन मेटल है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है लास्ट 2 साल ना, आपको पता है मतलब लास्ट ईयर तो आया था लेकिन उससे 2 साल पहले एक्सट्रैक्शन के सवाल नहीं आते थे, मतलब सिलेबस से डिलीटेड था। तो मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि इस साल एक्सट्रैक्शन के ऊपर एक सवाल आएगा। बाकी 80-20 रूल में बात करेंगे कि कैसे आएगा। एन और ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूसेस ब्रिस्क एफर्वेसेंस, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड निकली है बेसिकली। नेम द टाइप ऑफ ओर विद वन एग्जांपल। व्हाट स्टेप्स विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम द एनरिच्ड ओर। ऑल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व। देखो कितना इनडायरेक्ट सवाल है। कह रहे एक और है, जब उसको HCl से रिएक्ट करवाया तो एफर्वेसेंस निकली, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली। अब HCl के साथ कार्बन डाइऑक्साइड कौन निकालता है? तो या तो हाइड्रोजन कार्बोनेट या तो कार्बोनेट। अब इनमें से हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा या कार्बोनेट होगा? तो आंसर है कार्बोनेट होगा। क्यों कार्बोनेट होगा? बिकॉज हमने कौन कौन से प्रकार के ओर्स पढ़े? ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स। तो पहली बात तो आपको यहां पे लिखना होगा कि एज ore plus HCl is giving carbon dioxide gas, so ore is carbonate ore. ore is carbonate ore, यानी जो ore है वो कार्बोनेट है ना। लेट कर लेते हैं कि ये ore है MCO3, है ना, यानी मेटल कार्बोनेट का ore है। अब कार्बोनेट से अगर मुझे क्या बाहर निकालना है, कह रहे व्हाट स्टेप्स विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मेटल, आपको मेटल निकालना है। तो कार्बोनेट से मेटल निकालने का प्रोसेस कैसा है, याद है आपको? सबसे पहले हम लोग करेंगे स्टेप 1, हम लोग करेंगे कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन सबको याद है? कैल्सिनेशन का मतलब होता था हम लोग अपने कार्बोनेट ओर को हीट करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और हमें हमारा मेटल ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी। फिर सेकेंड स्टेप में अगर आपको याद हो तो हम मेटल ऑक्साइड, अब अगर हमारा मेटल ऑक्साइड मॉडरेटली रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, उस पर डिपेंड करता है। हम इसे फर्दर हीट करके कार्बन डाल के ऑक्सीजन निकालेंगे अगर मॉडरेटली रिएक्टिव है, और लेस रिएक्टिव है तो सिर्फ हीट करके भी चलेगा। तो अभी हमें नहीं पता ये कौन है, तो हम यहाँ पे हीट करेंगे और साथ में कार्बन भी डाल देंगे, तो हमें हमारा मेटल जो है वो बाहर मिल जाएगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड डिपेंडिंग अपॉन द कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन मिल जाएगा। तो यानी कि आपको यहाँ पे कैसे आंसर लिखना है, आपको अंग्रेजी में लिखना होगा the ore is carbonate ore as it is reacting with HCl to form effervescence, which is carbon dioxide. And to extract metal from carbonate, we have to first convert into oxide by calcination, and then extracting metal from its oxide by heating in the presence of carbon। ये अंग्रेजी आ गई और उसके बाद ये आपका तिगड़मबाजी आ जाएगी। चलो, The following chemical reaction shows the addition of chlorine to methane in the dark। आप सबको याद है कि हमारे पास मीथेन है यानी CH4। अब अगर मैं इसको Cl2 से रिएक्ट कराता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ डार्क है, व्हाट इज लाइकली टू बी द फाइनल प्रोडक्ट। अब यहां पे ये क्वेश्चन बहुत डार्क है। अगर यहां पे लिखा होता अल्ट्रा वायलेट रेज तो आप सबको पता है यहां से एक H हटता और एक Cl लग जाता। मुझे याद है ये सवाल मैंने कराया था लास्ट ईयर यूट्यूब पे, शायद ये लाइव में हुआ था। तो बहुत सारे बच्चों ने इसके पोल में जो आंसर दिया था, पता है वो क्या दिया था कि एक H हट गया, CH3 HCl। और क्योंकि ऑप्शन में भी है, ये सवाल मैंने खुद बनाया, वैसे ये किसी किताब से नहीं लिया मैंने। तो डार्क है यहाँ पे, डार्क का मतलब है अंधेरा है। अब अगर अंधेरा है तो आप सबको पता है CH4 Cl2 के साथ रिएक्ट होगा ही नहीं, तो आंसर है नन ऑफ दीज। ये रिएक्ट होगा ही नहीं, आंसर है नन ऑफ दीज। देखो ये तो भूल ही जाओ, अभी ये भी भूल जाओ। अब ये तब बनता जब यहाँ पे डार्क की बजाय क्या होता, लाइट। तो इसका मतलब है सिर्फ रिएक्शन देख के पागल नहीं हो जाना। इसका मतलब है रिएक्शन देख के आपको ऐसे नहीं हो जाना हाँ ये तो मुझे पता है कैसे रिएक्ट होते हैं। आपको ये भी समझना है कि क्या कंडीशंस जो रिक्वायर्ड है वो दे रखी है कि नहीं। जैसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर हाइड्रोजन डाल के अगर सैचुरेट में कन्वर्ट करना है तो निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, ये सारे आपके पास मेटल्स होने चाहिए, जो कि यहाँ पे लाइट का काम है रिएक्शन करवाना, वो है ही नहीं तो रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है। हाउ वी कैन केमिकली डिफरेंशिएट बिटवीन सोडियम कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। अब बाइकार्बोनेट को किसी और के साथ डिफरेंशिएट करना होता था तो हम उसको एसिड के साथ रिएक्ट कर दिए करते थे। एसिड के साथ रिएक्ट करने पे
कार्बन डाइऑक्साइड निकलती थी। लेकिन पंगा ये है कि ये दोनों ही एसिड के साथ रिएक्ट होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, तो यहाँ पे एसिड वाली रिएक्शन का तो कोई काम है ही नहीं। तो फिर कैसे डिफरेंशिएट करेंगे मेटल कार्बोनेट को एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को? बताओ भाई कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, सोचो, दिमाग लगाओ। सही सोच रहे हो। अगर मैं इसको हीट कर दूंगा, अगर मैं इसको हीट कर दूंगा तो मुझे कोई कार्बन डाइऑक्साइड, नो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मुझे कोई कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मैं इसको हीट कर दूंगा तो आपको याद होगा मुझे मिलेगा Na2CO3। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है इस चैप्टर की, क्योंकि इसी से हमने वॉशिंग सोडा भी बनाया था और इसको बेकिंग सोडा की प्रॉपर्टी में भी पढ़ा था। अगर रिएक्शन को बैलेंस कर दूं तो यहां पे मुझे कौन सी गैस मिलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड, अगेन विच विल टर्न लाइम वाटर मिल्की, जो कि लाइम वाटर को मिल्की कर देगा, है ना, जो कि लाइम वाटर को क्या कर देगा? मिल्की कर देगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसकी ये रिएक्शन से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, दोनों को हीट करेंगे, एक में आपको गैस निकलती हुई दिखेगी, मतलब महसूस होगी, दिखेगी तो नहीं बिकॉज ये कलरलेस गैस है, ओडोरलेस गैस है, लेकिन हाँ महसूस होगी। और उस गैस को अगर आप लाइम वाटर में पास करा दोगे तो आपको वो मिल्की कर देगा, मतलब आपको, मतलब लाइम वाटर को वो मिल्की कर देगा, जिसकी वजह से ये पक्का हो जाएगा कि भैया हमारे पास NaHCO3 है। डन, ठीक है। आ जाओ जी। द डिफरेंस इन द फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ CH3OH एंड C2H5OH। देखो CH3OH एंड C2H5OH, अब ये सवाल बड़ा आसान है, बट आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। एक है होमोलोगस सीरीज लगा दो, एक है मत लगाओ। सर हम तो भूल गए थे होमोलोगस सीरीज क्या, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक कार्बन का फर्क है और दो हाइड्रोजन का फर्क है, तो भैया CH2 का फर्क है, पहली बात तो। अब मास में कितना फर्क आएगा? इसका मास निकाल लो, इसका मास निकाल लो, माइनस कर लो। और वैसे भी एक कार्बन का मास और दो हाइड्रोजन का मास 14 होता है, तो 14 म्यू का फर्क आएगा। और वैसे भी होमोलोगस सीरीज की अगर बात कर ले भाई, तो ये होमोलोगस सीरीज के मेंबर हैं, अल्कोहल के सीरीज के मेंबर हैं, तो इनमें एक कार्बन दो हाइड्रोजन का डिफरेंस तो होगा ही, और इनमें 14 म्यू का डिफरेंस होगा, क्योंकि होमोलोगस सीरीज की प्रॉपर्टी यही है। तो CH2 का डिफरेंस और 14, ये बहुत बेसिक सवाल है। मुझे लगता है ये अनदेखा सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि ज्यादातर केसेस में हम लोगों ने होमोलोगस सीरीज में एल्केन, एल्किन, एल्काइन देखे हैं। मेरी बात से सहमत हो थम्स अप दे दो कमेंट सेक्शन पे। ज्यादातर केसेस में यहाँ पे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के ऊपर सवाल आते हैं। तो बच्चा, बहुत सारे बच्चे ये जानते नहीं है कि होमोलोगस सीरीज किसी की भी हो सकती है, अल्कोहल की भी हो सकती है, कीटोन की भी हो सकती है। आप में से कुछ बच्चे जो होशियार हैं उनको लग रहा होगा ये कैसी बातें कर रहा है। बेटा आप होशियार हो, आपको पता है, एवरेज बच्चे को ये बातें नहीं पता होती हैं। मुझसे पूछो, हम तो ऑफलाइन में बच्चों को मिलते हैं, पढ़ाते हैं, हमें पता होता है उनका माइंडसेट क्या चल रहा है बेटा, ठीक है ना। चलो, बड़ा प्यारा सवाल है। अब इसको पढ़ के आपको लगेगा ये बायोलॉजी का सवाल है, कह सकते हो बायोलॉजी का है, बट इसमें बहुत ज्यादा केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व है। अभी कल की बात है, मैं पेड बैच में क्वेश्चन करवा रहा था, उसमें एक टॉपिक था, एजर्शन रीजन मान लो या MCQ मान लो, कि कार्बन डाइऑक्साइड इज हाईली सॉल्युबल इन NaOH। मैं आपसे पूछता हूं ट्रू या फॉल्स, आप मुझे बताओ कार्बन डाइऑक्साइड NaOH में घुलती है कि नहीं घुलती है? आप बताओ, बता दो कमेंट सेक्शन पे। टाइम स्टैम्प हो रहा है कुछ 18-19 मिनट, ठीक है, सोचा। और बड़ी हैरान होने वाली बात है, कार्बन डाइऑक्साइड जितना पानी में डिजॉल्व नहीं होती उससे ज्यादा NaOH में होती है। NaOH और KOH दोनों, कॉस्टिक सोडा यानी NaOH और KOH दोनों कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं। ये केमिस्ट्री है और इसी के प्रिंसिपल पे क्वेश्चन है, आओ मिलके पढ़ते हैं। अ स्टूडेंट सेट्स अप एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स। स्टूडेंट ने दो पौधे लिए, पौधा 1 और पौधा 2, ईच विद द सेम हेल्दी प्लांट, ठीक है, सब सेम है। बोथ द पॉट्स वर प्लेस्ड इन द गार्डन एंड वाटर्ड प्रॉपरली, दोनों को गार्डन में रखा गया, दोनों को अच्छे से पानी भी दिया गया। Pot 1 was kept as such while pot 2 was kept in an airtight glass box with caustic soda। डायग्राम याद आ रहा होगा। जो दूसरा पौधा है उसको उन्होंने एक एयरटाइट ग्लास जार में रखा और अंदर उन्होंने एक चाइना डिश में NaOH रख दिया। आप सबको पता है NaOH की जगह KOH भी रख सकते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। आफ्टर 2 डेज बच्चे ने क्या देखा कि पहला वाला प्लांट तो हेल्दी है लेकिन दूसरा वाला मुरझा सा रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण यह है कि NaOH ने कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया है
और कंटेनर एयर टाइट है और आ नहीं सकती है, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो गई है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होगी। क्या नहीं हो रही होगी? फोटोसिंथेसिस। न्यूट्रिएंट्स नहीं है, गलत है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, गलत है, क्योंकि प्लांट्स अपनी खुद की ऑक्सीजन निकालेंगे अगर वो फोटोसिंथेसिस कर पाए तो। इनएबिलिटी टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, सही लग रहा है, बट आगे पढ़ते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, नहीं, कॉस्टिक सोडा लाइट नहीं करता, वो तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, जिससे फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। अच्छा सवाल है, लग रहा है बायो का है, बायो का भी मान सकते हो, बट केमिस्ट्री भी काफी इन्वॉल्व है। चलिए, क्लोरीन रिएक्ट्स एट रूम टेम्परेचर विद सैचुरेट, अभी पीछे कराया, क्लोरीन सैचुरेटेड के साथ तब तक रिएक्ट नहीं होगा जब तक लाइट नहीं होगी। तो क्लोरीन रिएक्ट्स विद सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एट रूम टेम्परेचर बट प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के बिना, एक्चुअली सनलाइट से भी बेहतर आंसर है अल्ट्रावायलेट रेज, बट अगर कहीं पे सनलाइट लिखा हो तो वो भी चलेगा। हाँ सॉरी यार, अगर इसी में सनलाइट के साथ साथ अल्ट्रावायलेट रेज भी ऑप्शन में होता तो हम अल्ट्रावायलेट रेज को चुनते, क्योंकि यूवी रेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बट ठीक है, अभी तो सनलाइट है, वहीं से तो आती है। डन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स फॉर्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड? ये बात अब देखो, जरा ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन थोड़ा बड़ा करता हूं। हाँ, आपके सामने यहां पे 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है कार्बोक्सिलिक एसिड कौन है। सोच के बताओ जल्दी से, इनमें से कार्बोक्सिलिक एसिड कौन है? अब तो आपको ऑप्शन भी क्लियर, देखो लल्लू से लल्लू बच्चा जानता है कि ये दोनों तो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं हो सकते, बिकॉज कार्बोक्सिलिक में 2 ऑक्सीजन तो आएंगे ना, COOH, कम से कम 2 ऑक्सीजन तो आएंगे। तो या तो ये है या तो ये, अब इन दोनों में से कौन है? तो अगर यहाँ पे एक कार्बन है तो एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक आप सबको पता है C+O OH होता है। अब यहां पे अगर एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक देखें तो एक कार्बन होना चाहिए और 2 हाइड्रोजन होने चाहिए, लेकिन यहां पे हाइड्रोजन कितने? 4, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑब्वियस बात है, आंसर तो ये है, बट ऐसे नहीं जाएंगे। अच्छा भाई, पता तो होना चाहिए। हाँ, एग्जाम में मान लो आपने तीनों ऑप्शन काट दिए तो चौथा आंसर टिक करके आओगे, बट आज तो हम पढ़ाई कर रहे हैं। आप समझे ये कैसे आंसर है? अगर 2 कार्बन हो, अगर 2 कार्बन हो तो यहां पे हमारे पास ऐसा कुछ रहता है। अब इस हिसाब से अगर बात करें तो एक कार्बन है, एक और एक कार्बन है, 2 कार्बन है, 1 2 3 4 हाइड्रोजन है। देखो 4, 2 दूनी 4 है और 2 ऑक्सीजन है। मतलब घुमा फिरा के आप कहोगे सर ये आपने खुद से बनाया ना घटिया सवाल। ये 12th क्लास में कार्बोहाइड्रेट्स को, कार्बोक्सिलिक एसिड्स को ऐसे पढ़ोगे आप, देख लेना। चलो, द पॉइंट इज यू नेवर नो पेपर में कैसा सवाल आ जाए, तो आपको हर हालात, अब इसको एक्सपैंड तो किया, कुछ नहीं किया, है ना। तो यहां पे आंसर आपको समझना है कि डी है और कुछ नहीं है भाई। पहले 2 तो वैसे भी नहीं हो सकते थे, क्योंकि उनमें क्या ही नहीं है, ऑक्सीजन ही नहीं है ना। पहले 2 तो वैसे भी नहीं हो सकते थे, उनमें ऑक्सीजन ही नहीं था भाई, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। अरे अरे हाँ, ठीक है, तो यहां पे हमारे पास आंसर डी आ जाएगा। डन। मेटल ऑक्साइड जनरली रिएक्ट विद एसिड्स बट फ्यू ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आल्सो रिएक्ट विद बेसिस। बहुत आसान सवाल, ये तो मुझे लगता है यूनिक सवाल में आना भी नहीं चाहिए था, है ना, है ना, है ना, है ना। यहाँ पे गलती लग रही है मुझे, आपको भी लग रही है, मुझे भी लग रही है। पहली बात तो कह रहे हैं मेटल के ऑक्साइड्स एसिड के साथ रिएक्ट होते हैं बिकॉज वो बेसिक होते हैं। बस बहुत कम ऐसे ऑक्साइड्स हैं जो एसिड्स के साथ साथ बेस के साथ भी रिएक्ट होते हैं। पहली बात तो उन ऑक्साइड्स को क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताओ टाइम स्टैम्प के साथ। बिल्कुल सही बात है, उन्हें कहा जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स 2 प्रकार के, मतलब 2 हमें पढ़ने हैं, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब बताओ यहाँ पे गलती क्या है। जिंक ऑक्साइड का तो फॉर्मूला सही लिखा हुआ है, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला इन्होंने लिखा हुआ है, मतलब टाइप करते हुए गलती हुई है, Al2O। Al2O नहीं होता, Al2O3 होता है। Al2O नहीं होता, Al2O3 होता है, और सेकंड और थर्ड दोनों, क्योंकि ऑब्वियस बात है अगर Al2O है तो सेकंड ऑप्शन होगा, सेकंड ऑप्शन है नहीं, तो Al2O3 के हिसाब से सेकंड एंड थर्ड यानी बी आंसर आ जाएगा। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये ऐसे ऑक्साइड है जो एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करते हैं, जिसकी वजह से ये एम्फोटेरिक है, और एसिड के साथ भी रिएक्ट होते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट होते हैं। वन शॉट में प्रॉपर रिएक्शन के साथ ये समझा हुआ है हमने, ठीक है। द अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल। आप सब जानते हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर बहुत सारे मेटल्स हमें मिलते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द अकरेंस ऑफ मेटल। आ जाओ। द एलिमेंट और कंपाउंड विच आर अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज गैंग। नहीं, गैंग तो आपको पता है वो इंप्यूरिटीज होती हैं जो हमारे ओर के साथ बैठी होती है।
द मिनरल फ्रॉम विच द मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वीनियंटली एंड इकोनॉमिकली इज कॉल्ड ओर। बिल्कुल सही बात है, ऐसा मिनरल जिससे हम अपने मेटल को बहुत आसानी से प्रॉफिटेबली निकाल सकते हैं उसको हम ओर कहते हैं। ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स बट ऑल ओर्स आर मिनरल। सही बात है, हर एक मिनरल ओर नहीं बन सकता, हर एक मिनरल से मेटल निकालना प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता, लेकिन हर एक ओर तो मिनरल ही है ना अपने आप में। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। करेक्ट चुननी है, इनकरेक्ट चुननी? करेक्ट चुननी। The earthy, sandy and rocky impurities associated with the ore are called minerals। गलत है, इनको क्या कहा जाता है? गैंग पार्टिकल्स कहा जाता है, गैंग पार्टिकल्स कहा जाता है, गैंग। उल्टा हो गया। तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट है। कितना प्यारा सवाल है, बेसिक ही तो एसएसटी में भी किया होगा आपने मिनरल्स वाले चैप्टर में, है ना, बेसिक सवाल है। चलिए, ओए होए सर फिजिक्स नहीं आ रही, सर न्यूमेरिकल नहीं आ रहे, सर बिजली नहीं आ रही, सर अनदेखे सवाल आओ देखो। अब आप कहोगे सर डायग्राम तो देखा देखा लग रहा है, लेकिन ऊपर तो पढ़ो। अनदेखा सवाल ये क्यों है? ऊपर तो पढ़ो। आओ, what would be the current drawn from the electric supply in the given circuit if both the lamps have the same potential? obviously बात होगी भी because parallel combination है 220 का। and first bulb get fused after we switched on the circuit। हमने जैसे स्विच ऑन किया पहला वाला बल्ब फ्यूज हो गया। अब अगर पहला वाला बल्ब फ्यूज हो गया है तो क्या ऐसा कहना ठीक होगा कि इसके होने ना होने से अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऊपर वाला सर्किट इनकम्प्लीट हो गया है, तो इसको भूल जाओ, ये है ही नहीं, यहां सिर्फ ये है। यानी अगर मैं आपके लिए, क्योंकि आप भटक जाओगे, क्योंकि मुझे पता है आप बहुत जल्दी भटकते हो, पास्ट एक्सपीरियंस से आप ये बात समझते हो कि आप बहुत जगहों पे भटके हो जहां आपको नहीं जाना चाहिए था, तो इसलिए मैं आपको वो डायग्राम हटा के यहाँ दोबारा बना रहा हूं। और अब आपको देखना है कि यहाँ पे हमारे पास 100 वॉट का एक बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पे जो करंट जा रहा होगा और यहाँ पे 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। यानी ऊपर वाला कुछ है ही नहीं, ऊपर वाला है, सब कुछ ऊपर वाला ही है, लेकिन यहाँ पे ऊपर वाला कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे ऊपर वाला बल्ब है ही नहीं, क्योंकि वो फ्यूज हो चुका है। अब ये सवाल एलकेजी का सवाल हो गया। क्या निकालना है आपको? करंट निकालना है। अब बताओ भैया, पावर का फॉर्मूला लगाएंगे बिकॉज पावर गिवन है ना। आई होप ये वॉट ही है, वॉट ही होगा, ओम तो नहीं होगा। कभी कभार वॉट ओम में गलती होती है, बट हाँ ये वॉट ही होगा, बल्ब के नीचे लिखा हुआ है। तो V इंटू में I हो गया, ये हमारे पास आ गया 100, ये आ गया हमारे पास 220 इंटू में I। तो यहां से अगर मैं I निकालता हूं तो ये आ जाएगा मेरे पास 100 अपॉन में 220, इसको इससे काट देंगे, 5 अपॉन में 11 आ जाएगा, 5 अपॉन में 11 0.4 समथिंग हो जाएगा। 0.4 समथिंग के आसपास हमारे पास बी ऑप्शन है। कितना प्यारा सवाल है, देखो पुराना मुश्किल नहीं है, मुश्किल और प्यारे में डिफरेंस होता है। ठीक है जी, चलो आ जाओ। आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन विच इज मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस एंड सीएनजी। बायोगैस और सीएनजी का मेजर कंपोनेंट कौन है? तो आंसर है मीथेन है। अब यहां पे सीधा सीधा बोल देते ना, मीथेन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ और उसकी क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करवा दो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो भी हो सकता था, लेकिन इन्होंने सीधा मीथेन नहीं बोला, इन्होंने इनडायरेक्टली बोला कि पहले तो आप उस गैस को पहचानो। तो पहली बात तो वो जो गैस है, उस गैस का नाम जो मेजर हिस्सा है वो है मीथेन, और मीथेन का फॉर्मूला हम सब जानते हैं CH4। ठीक है जी, तो आइडेंटिफाई कर ली। इसके बाद इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, LKG का बच्चा लुईस डॉट स्ट्रक्चर मीथेन का बना दे, है ना भाई। चलो ये रहा, बहुत प्यारा। राइट द रिएक्शन। अब इसके बी पार्ट में आपको इसकी रिएक्शन करनी है जब इसको सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन रखा जाए। तो अभी पीछे 2 बार आया है ना भाई। तो Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ, अगर मैं सनलाइट इसको रखता हूं, यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेस, तो यहां से एक H हटेगा। इसको हमने कौन सी रिएक्शन कहा था भैया? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा था। तो यहां से H, यहां से Cl, HCl का लॉस, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहां पे हो जाएगी। डन है। इसके बाद सी पार्ट में कह रहे हैं हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लेकिन यहां पे लिखा हुआ है बाय बर्निंग। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को डिफरेंशिएट करने का बेस्ट तरीका बर्निंग नहीं है, बेस्ट तरीका है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। अगर आपने मेरे वन शॉट देख लिए तो मैंने वहां क्लियर भाषा में बताया कि ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ब्रोमीन। अच्छा एक बात बताऊं, जो पुराना वाला वन शॉट है कार्बन कंपाउंड का, उसमें कुछ हिस्सा डिलीटेड था, लेकिन जो मैंने लास्ट ईयर ऑफलाइन के बच्चों के साथ डाला, आप सर्च करना कार्बन कंपाउंड विद ऑफलाइन, तो वहां पे आपको मेरा लेक्चर मिल जाएगा।
और वहां पे हमने पूरा फ्रॉम स्टार्ट टू एंड सब पढ़ा है। तो यहाँ मैंने बड़ा जोर दिया था कि कोई ना कोई टेस्ट आ सकता है जैसे कि ये, बट मैंने वहां पे भी बताया था वन शॉट में कि कभी कभार एग्जाम में सिर्फ ऐसा आता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में डिफरेंशिएट करो केमिकली। तो वहां आपको ब्रोमीन वाटर टेस्ट करना है। ब्रोमीन होता है ब्राउन कलर का, दोनों में डाल देते हैं। अनसैचुरेटेड में ब्राउन कलर गायब हो जाता है, सैचुरेटेड में ब्राउन कलर सेम रहता है बिकॉज एडिशन रिएक्शन नहीं होती फलाना ढिमकाना। लेकिन यहाँ पे सवाल है बर्निंग। तो बर्निंग यानी जलाना है, तो आप सबको पता होना चाहिए कि जलाने पे, अभी शॉर्ट में लिख रहा हूं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ब्लू एंड नॉन सूती यानी बर्तन काले ना करने वाली फ्लेम पैदा करता है। लेकिन वहीं पे जो अनसैचुरेटेड होता है, अगर आप इसको जलाते हो तो आपको येलो एंड सूती, सूती बोले तो भैया बर्तन काले करने वाली फ्लेम आपको मिलती है। तो जलाने पे अगर येलो रंग की बर्तन काले करने वाली फ्लेम मिल रही है तो उसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जैसे दिवाली के दिए में होता है। देसी घी को जलाओ, लेकिन एलपीजी को जलाओ या सीएनजी वगैरह को जलाओ तो इनमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मेजरली होते हैं। ठीक है। सेवरल फैक्ट्रीज वर पोरिंग देयर वेस्ट इन रिवर ए एंड बी। वाटर सैंपल्स इन दोनों नदियों से निकाले गए। इट वॉज ऑब्जर्व दैट सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम रिवर ए वॉज एसिडिक। रिवर ए एसिडिक था और रिवर बी जो था वो बेसिक था। फैक्ट्रीज जो इनके आसपास होंगी, अब आपको सबको पता है सोप और डिटर्जेंट जो है वो बेसिक होते हैं। तो इसका मतलब है जो बी है वो बेसिक है, तो बी के आसपास सोप और डिटर्जेंट की फैक्ट्री रही होगी। लेकिन यहां पे लिखा हुआ है लेड स्टोरेज बैटरी। सर ये तो हमारे लिए एक नया टॉपिक है, अगर आपको नहीं पता तो प्लीज कहीं पे लाल रंग से लिख लो, एग्जाम में आ सकता है। लेड स्टोरेज बैटरी में हम लोग यूज करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। हमारी गाड़ियों की बैटरी में आपको पता होगा इन्वर्टर की बैटरियों में एसिड डलता है ना, गाड़ी की बैटरी में भी एसिड होता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका मतलब है कि अगर फैक्ट्री ए एसिडिक थी तो इसके आसपास लेड स्टोरेज बैटरी हो सकती की फैक्ट्री हो सकती है। और जो नदी का पानी बी है वो अगर बेसिक है तो उसके आसपास सोप और डिटर्जेंट की फैक्ट्री हो सकती है। तो सोप एंड डिटर्जेंट फैक्ट्री नियर बी एंड एल्कोहल नहीं। तो लेड स्टोरेज बैटरी नियर ए में एसिडिक है एंड सोप एंड डिटर्जेंट फैक्ट्री नियर बी। वेरी गुड। तो सी आंसर इसका करेक्ट है। डी ऑप्शन कहां है इसका? डी ऑप्शन ही नहीं है। वेरी गुड, पंगा ही खत्म कोई बात नहीं, चलो आओ। ठीक है। तो ये कंपाउंड, ये वाले क्वेश्चन आपने किए होंगे। पता है मैं ये वाला क्वेश्चन क्यों लेके आने, मैं आपको बता रहा हूं कैसे करते हैं, बट मैं फिर भी ये क्वेश्चन लेके आया हूं क्योंकि कुछ बच्चों के लिए नया और अनदेखा हो सकता है, बट मुझे लगता है 50% बच्चों ने सवाल देखा होगा। इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड एक्स वाई, एटम एक्स ने इलेक्ट्रॉन डिनोट डिनोट डोनेट donates one electron to each. Show that electron dot structure of x and y along with the formation of xy. What is the nature of bond in xy? Obviously बात है, एक बात करेंगे। Write any three properties of compound xy. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको x की और y की दे रखी है। देखो अगेन x की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, और y की कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। आप क्रॉस से भी दिखा सकते हो। अब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, लेकिन y तो खुश हो गया लेकिन x नहीं हुआ है, तो क्या एक और y को आना पड़ेगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर के हिसाब से। और यहां पे अब ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे चुका है और y को भी दोनों इलेक्ट्रॉन मिल गए हैं। तो यहां पे x ने दिए हैं 2 इलेक्ट्रॉन और y ने अपने आउटर मोस्ट में कर लिए हैं 8 इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से इसके पास -2 आ गया है, लेकिन -1 आ गया है। लेकिन y कितने इस्तेमाल हुए हैं? तो आंसर है 2 इस्तेमाल हुए हैं। इसको अगर मैं थोड़ा सा दूर कर, अरे इसको मिटा के ही कर देता हूं। लेकिन यहां पे अगर हम देखें तो y 2 इस्तेमाल हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में हो गए। तो कुल मिला के यहाँ पे जो फॉर्मूला आ गया है वो XY2 आ गया है। आना भी चाहिए बिकॉज x की वैलेंसी 2 है और y की 1 है, तो 9th क्लास के हिसाब से भी फॉर्मूला XY2 आना चाहिए। आपसे पूछा इसका नेचर क्या है, तो इसके बॉन्ड का नेचर क्या है भैया? आयनिक बॉन्ड है ना भाई। इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो आयनिक बॉन्ड है। कैसे पता लगा आयनिक बॉन्ड है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। अब इस आयनिक बॉन्ड की 3 प्रॉपर्टीज आपको बता देनी है। पहला, ये सब्सटेंस हमेशा क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ये सब्सटेंस हमेशा क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ये हाई मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं।
हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं, और ये सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। लेकिन कब? पिघला दो या फिर पानी में डाल दो, पिघला दो या फिर पानी में, एक्वास, पानी में डाल दो, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाते हैं। अब वैसे बात है, आपको पूरा स्टेटमेंट की फॉर्म में आंसर लिखना है, बट हाँ ठीक है, डन है। A metallic wire of resistance 12 ohm is bent to form a square. The resistance between the two diagonal point would be। पहली बात तो एक 12 ओम की वायर है और आपने एक 12 ओम की वायर से एक स्क्वायर बना दिया, ये स्क्वायर बना दिया ऐसे। मैं स्क्वायर को ऐसे क्यों दिखा रहा हूं बताऊंगा, लेकिन ये स्क्वायर बना दिया, ठीक है। अब आप ये मत कहना यार ये स्क्वायर नहीं होता सर, ठीक है। लो यार तुम ये लो, तुम ये लो, स्क्वायर लो, ये तो स्क्वायर है, ठीक है, बस ऐसा बना दिया इसको, है ना, ठीक। अब 12 ओम की अगर वायर थी और हमें इसके डायगोनल, ये इसके डायगोनल पॉइंट, हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इसका रेजिस्टेंस निकालना है। अब ये पूरी वायर जो आप लाइट कलर की देख रहे हो, अगर मैं इसको बोल दूं कि आप इस पूरी वायर जिसको आप रेड कलर का देख रहे हो 12 ओम की थी, तो क्या ऊपर की वायर 6 ओम की हो जाएगी बिकॉज आधी है, और नीचे की वायर 6 ओम की हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो लेंथ अगर आधी हुई तो रेजिस्टेंस भी आधा हो जाएगा। तो अब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मेरे पास ये अगर 6 ओम की वायर, तो इसका मतलब है ऊपर मेरे पास एक 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है और नीचे भी मेरे पास एक 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब 6 और 6 पैरेलल में 3 होते हैं, 1/6 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 1/r। तो 1/r मेरे पास आ गया 2/6, तो यहां से r की वैल्यू आ गई 3 ओम। समझ गए बेटा? तो इसका आंसर डी आ गया, यानी कि 3 ओम। इसी सवाल में अगर आपसे ऐसे पूछ लेते कि ये एक स्क्वायर है, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है, और अगेन हमने इसकी क्या बना दी, 12 ओम की वायर को स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। आपको इन दो पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस बताना है। तो 12 ओम के 4 टुकड़े हुए, मान लो 1 2 3 4 टुकड़े हुए, मान लो 12 ओम के, मान लो 4 टुकड़े हुए। तो अगर 12 ओम के 4 टुकड़े हुए तो ये 3 ओम, ये 3 ओम, ये 3 ओम और ये 3 ओम। इस केस में ये 3 हो जाएंगे सीरीज में, ये 3 हो जाएंगे सीरीज में, और ये हो जाएगा पैरेलल में, जो आंसर आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। अगर आपसे पूछा होता, यहां तो पूछा डायगोनल में पूछो, कभी कभार एग्जाम में हो सकता है ऐसे पूछ ले कि उसके दो लगातार आने वाले कोनों पे पता हो, यानी उसके दो कॉन्जिक्यूटिव कॉर्नर्स पे बताओ, तो फिर ये तीनों सीरीज और जो आंसर आएगा पैरेलल। प्यारा क्वेश्चन है, देखो खड़े खड़े क्वेश्चन बना देते हैं हम। चलो आओ, क्या प्यारा सवाल है भाई साहब, बहुत लाजवाब, बहुत प्यारा सवाल, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। गिव द मॉलिक्यूलर मास ऑफ 7th मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज इफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ थर्ड मेंबर इज 78। कह रहे हैं जो थर्ड मेंबर है उसका मास 78 म्यू है, आपको 7th मेंबर का बताना है, 7th मेंबर का। अब देखो थर्ड मेंबर से फोर्थ पे जाओगे, फोर्थ से फिफ्थ पे जाओगे, और फिफ्थ से सिक्स्थ पे जाओगे, और सिक्स से सेवंथ पे जाओगे। आपको सबको पता है होमोलोगस सीरीज के हिसाब से 14 बढ़ता रहता है ना भाई। तो यहां पे 78 में 14 ऐड होगा, यहां पे 78 में 14 दो बार ऐड होगा, यहां पे 78 में 14 3 बार ऐड होगा, और यहां पे 78 में 14 4 बार ऐड होगा। तो 78 प्लस 4 4 16 4 1 56। सही है ना मैथ्स? इसके बाद 8 9 10 11 12 13 14, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 134 म्यू आ गया। कैलकुलेशन देख लेना मेरी बहुत कमजोर है, लेकिन 134 आंसर आ गया। कुछ भी नहीं सवाल है, सवाल देख के बच्चे घबरा जाते हैं। बस ये सवाल मैंने खुद से बनाया, वैसे सवाल देख के घबरा जाते हैं बच्चे। पहले मेंबर दूसरे मेंबर का सवाल तो बोर्ड में आप ही आता है, थोड़ा सा बदल दिया मैंने कि भैया अगर थर्ड मेंबर का, ऐसा थोड़ा सा वो नहीं साउंड कर रहा है 10% लॉ, बट वहां पे 10% एनर्जी जाती है, यहाँ पे 14 म्यू मास बढ़ता रहता है। तो अगर इसका 78 है तो इसमें 78 प्लस 14, फिर और प्लस 14, फिर और 14, फिर और 14, तो 134 म्यू आ जाएगा। डन है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, थोड़े सीरियस हो। हाँ भाई, रिलैक्स थे ना अभी तक, सीधे हो जाओ, क्योंकि यहां पे मैं कुछ सवाल लगातार लेके आया हूं। इन्हें हम कन्वर्जन्स कहते हैं। आपको एक कंपाउंड दे रखा होता है, आपको उसको दूसरे में कन्वर्ट करना होता है, चाहे एक स्टेप में करो, चाहे 2 में करो, चाहे 3 में करो, हमें फर्क नहीं पड़ता, बट उसे कन्वर्ट करना है।
और इसके लिए आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की सारी रिएक्शन आनी चाहिए, क्योंकि सवाल वहीं से ही आएगा। तो मैं इसके लगातार कुछ सवाल लेके आया हूं, मैं इसमें से कुछ आपको होमवर्क भी दूंगा, ठीक है? आ जाओ, चलो 2 सवाल है, दोनों करा देता हूं, चलो, और फिर एक होमवर्क में बना के दे दूंगा। आ जाओ भाई, क्या है? इथेनॉल से इथेन बनाना है। आपके पास इथेनॉल है और आपको इथेनॉल से इथेन बनाना है। मैंने अपने मन में गैस कर लिया था कि 2 स्टेप्स लगेंगे, इसलिए मैंने गैप छोड़ दिया। इसलिए पहले मन में सोच लो कैसे करना है रिएक्शन। तो क्या प्लान है? पहले मैं इथेनॉल की करूंगा डिहाइड्रेशन। बेटा ये तभी समझ में आएगा जब आपने ये चैप्टर की रिएक्शंस याद कर रखी होंगी। डिहाइड्रेशन कैसे करते थे? इसके अंदर हम डालते थे कंसंट्रेटेड H2SO4, साथ में 443 केल्विन। अब 443 केल्विन की बात कर लो तो ये छुपा रखा है एनसीईआरटी ने। रिएक्शन में सिर्फ हीट लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है 443 केल्विन, तो 443 केल्विन लिखना जरूरी है। तो अगर आप इसे हीट करोगे तो यहां से OH जाएगा, यहां से H, इसको बोलते थे डिहाइड्रेशन। तो हमें इथेन बनाना था लेकिन इथीन बन गया। अब इथीन से इथेन तो हाइड्रोजनेशन है, उसके लिए हम इसके अंदर हाइड्रोजन डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। इसको बोलते हैं कन्वर्जन। पूरा प्लान बनाना पड़ता है, चैप्टर की सारी रिएक्शन आनी होती है, और एक कन्वर्जन एग्जाम में पक्का आने वाली है। फिर बोल रहा हूं, बहुत कम टीचर कन्वर्जन कराते हैं आपको, क्योंकि उनको पता है कि पेपर में कन्वर्जन एक आएगी, 10 साल के पेपर में 5 साल आई भी नहीं है, इस साल आएगी, बहुत चांसेस हैं। तो प्लीज कन्वर्जन पे ध्यान देना। अगली कन्वर्जन वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, ठीक है? चलो, इथेनॉल से यानी CH3, बहुत ही आसान कन्वर्जन है ये तो, बस सोचना पड़ेगा। इथाइल इथेनोएट यानी कि एस्टर बनाना है। अब अगर आप वहां तक पहुंच गए हो कि भैया एस्टर कैसे बनाया था, इस पूरे चैप्टर में एक ही तरीके से तो एस्टर बनाया था, बाय एस्टरिफिकेशन। वो कैसे था? एल्कोहल के अंदर हमने डाला था कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके अंदर डाला था हमने कंसंट्रेटेड H2SO4, थोड़ा सा हीट कर दिया था। यहां से याद करो, H और OH जाता था, जुड़ता था, पानी का लॉस। अगर आपको एस्टरिफिकेशन आती है तो आपको पता है मैंने क्या किया है, नहीं आती तो फिर समझ में भी नहीं आएगा अगर मैं पढ़ाऊंगा अभी तो, बिकॉज एस्टरिफिकेशन तो प्रॉपर एक टॉपिक है कार्बन्स कंपाउंड का। तो कन्वर्जन 2 स्टेप में भी हो सकती है, 4 में भी हो सकती है, 1 में भी हो सकती है। समझ गए? चलो, एक क्वेश्चन देता हूं आपको बहुत प्यारा, सोच के समझ के। हाँ लो, सवाल है कि आपको देते हैं इथीन से आपको बनाना है क्लोरो इथेन। ये पहली कन्वर्जन है, ये होमवर्क दे रहा हूं आपको, ठीक है ना? दिमाग लगाना। और दूसरी है, मान लो इथेनॉल से इथेनोइक एसिड। ये तो बहुत ही आसान है, दोनों ही आसान है। बस आपको हिंट दे दूं, ये 2 स्टेप में होगी, ये सिंगल स्टेप में हो जाएगी, ठीक है? चलो, ये होमवर्क है। आगे बढ़ते हैं बच्चों और बात करते हैं। कार्बन फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बाय शेयरिंग इट्स 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ताकि वो एक नोबल गैस बन जाए, उसका आउटर मोस्ट है पूरा भर जाए। तो जब वो 4 बॉन्ड बना लेता है, लेट्स से हाइड्रोजन के साथ या किसी के भी साथ, तो वो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाता है? तो कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 2-4। जब वो 4 लोगों से बॉन्ड बना लेता है तो उसके आउटर मोस्ट में 8 हो जाते हैं, यानी 2-8, जिसकी वजह से वो नियॉन बन जाता है, जिसकी वजह से वो नियॉन बन जाता है। समझ गए क्या? सिर्फ सिंपल प्यारा। सर क्रिप्टॉन क्या होता है? ये भी एक नोबल गैस होती है। यहां तक शायद आप पहुंचोगे नहीं, लेकिन हीलियम, नियॉन, आर्गन तो नोबल गैस आप जानते हो। When air is passed through lime water turns milky। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखो, सॉरी नहीं, बिल्कुल सही बात नहीं है, एयर नहीं, क्योंकि यहां पे सिर्फ एयर लिखा हुआ है। एयर नहीं, एक्सहेल्ड एयर होना चाहिए था, जो हम नाक से या मुंह से छोड़ेंगे वो। तो ये एजर्शन गलत हो गया। रीजन में लिखा हुआ है कंटेन 78% नाइट्रोजन एंड 21, ये तो सबको पता है सही है। तो एजर्शन गलत है, रीजन सही है, एजर्शन गलत है, रीजन सही है, ठीक है? कर्ब साइकिल, ओए बायोलॉजी का सवाल आ गया, सॉरी यार, माइटोकॉन्ड्रिया देख के भावुक हो गया हूंगा मैं माइटोकॉन्ड्रिया देख के भावुक हो गया हूंगा। कर्ब साइकिल अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। जिसको नहीं पता, एरोबिक रेस्पिरेशन के 2 पार्ट होते थे, ग्लूकोज को तोड़ना और ग्लूकोज को तोड़ के जो हमें प्राइवेट एसिड्स मिले उनकी ऑक्सीडेशन करना, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होती थी। और ऑक्सीडेशन वाले प्रोसेस को कर्ब साइकिल कहते थे, और कर्ब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जो कि बिल्कुल सही है।
कर्ब साइकिल ओनली अकर इन एनारोबिक रेस्पिरेशन, गलत है। कर्ब साइकिल तो एरोबिक रेस्पिरेशन में होती है, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो एजर्शन जो है वो सही है, लेकिन रीजन जो है वो गलत है। डन। यहाँ पे आप देख सकते हो 5 ऑप्शन है। ठीक है। द लीस्ट रेजिस्टेंस ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग 2 ओम, 4 ओम, 1 ओम एंड 100 ओम इज, मुझे लग रहा है आसान सवाल है। कैसे? लीस्ट रेजिस्टेंस के लिए हम कौन से कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अगर पूछा होता मैक्सिमम रेजिस्टेंस बताओ तो ग्रेटर देन 100 होता। कैसे? बिकॉज सबको ऐड करते हैं। लेकिन लीस्ट यानी मिनिमम रेजिस्टेंस बोला है, तो मिनिमम रेजिस्टेंस अगर मैं बोलूंगा 1/R नेट, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस 1/1 तो है नहीं, सॉरी, 1/2 प्लस 1/4, अच्छा है 1/1 प्लस 1/100 है। अब यहां से अगर मैं इनका एलसीएम लेता हूं 100, तो यहां पे आ जाता है 50, यहां पे आता है 25, यहां पे आता है 100, यहां पे आता है 1। तो 1/R नेट मेरे पास कितना आ जाएगा? 176 अपॉन में 100। तो यहां से R नेट आ जाएगा 100 अपॉन में 176, जो कि आप सबको पता है 1 ओम से भी कम है, जो कि आपको पता है 1 ओम से भी कम है। और 1 ओम से कम का मतलब 10 ओम से भी कम होता है। 1 ओम से कम होने का मतलब 10 ओम से भी, यार सबसे लोएस्ट नंबर देखेंगे ना। अगर यहाँ पे 40 ओम होता और 10 ओम ना होता, तो हम 40 ओम को लेस देन 40, ये ग्रेटर देन 20, तो लेस देन 40 को चुनते हैं। यहाँ पे सबसे छोटा नंबर जो है वो चुन लेंगे। ऑब्वियस सी बात है, आंसर तो 1 से भी छोटा आ रहा है, पॉइंट कुछ आएगा, 0 पॉइंट कुछ आएगा, बट जो बेस्ट ऑप्शन है वो सी है। ठीक है। 2 resistors connected in series gives an equivalent resistance of इतना, when connected in parallel gives 2.4, then the individual resistance are। बहुत प्यारा सवाल है। अच्छा एक क्वेश्चन बता दूं, मैं लाइट चैप्टर के सवाल यहाँ पे लेके नहीं आया हूँ, ऑब्वियसली बात है, मैग्नेटिज्म के भी लेके नहीं आया हूँ, सारे सवाल भी लेके नहीं आया हूँ अनदेखे में। तो वो उसके लिए मैं, अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे, पार्ट 2 चाहिए, और पार्ट 2 लाइव में चाहिए, रिकॉर्ड में चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि उसी हिसाब से आपको अगला सेशन हम लोग प्लान करेंगे। 2 रेजिस्टेंस को जब हमने सीरीज में कनेक्ट किया तो 10 आया। पहली बात तो लेट कर लेते हैं कि वो R1 और R2 हैं, तो जब R1 R2 को सीरीज में कनेक्ट किया तो 10 आया, लेकिन जब हमने उनको पैरेलल में कनेक्ट किया तो 2.4 आया। तो 1/R नेट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहां पे हमारे पास 2.4 आया। अब 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, सॉल्व करना होगा। कैसे सॉल्व करना होगा आओ समझते हैं। यहां से किसी भी एक की वैल्यू को निकाल के यहां पर डालने वाले, आपको पता है। इसको मैं लिख रहा हूं 10/24, ये मेरे पास आ जाएगा R1 R2, और ये आ जाएगा मेरे पास R2 प्लस R1, बेसिक मैथ्स है। ये मेरे पास 5/12 आ जाएगा। यहां से किसी भी एक की वैल्यू पुट कर देते हैं। R2 की वैल्यू 10 माइनस R1 है, R2 की वैल्यू 10 माइनस R1। अच्छा वैसे एक बात और है, मैं आपको बता रहा हूं, ये सब्जेक्टिव तरीके से आएगा, तो MCQ को तो बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं, बता रहा हूं। लेकिन यहां पे R2 की जगह मैंने रख दिया 10R1, है ना। यहां से अगर मैं R2 निकाल लेता हूं सीरीज में, तो 10 माइनस R1 आ जाता है, प्लस में R1 तो है मेरे पास, और यहां पे मेरे पास आ जाएगा R1 की जगह तो R1 ही रहा, R2 की जगह मेरे पास 10 माइनस R1 आ गया। अब यहां से R1 से R1 हो जाएगा कैंसिल, तो ये आ जाएगा मेरे पास 5/12 इज इक्वल टू, ऊपर आ जाएगा मेरे पास 10, नीचे आ जाएगा मेरे पास 10R1 माइनस R1 का स्क्वायर। अब बेसिक मैथ्स आपको पता है कि यहां पे बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आ जाएगा मेरे पास 24 इज इक्वल टू 10R1 माइनस R1। और मुझे लगता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मुझसे ज्यादा सॉल्व करने आती है, क्योंकि ये 10th क्लास है। लेकिन क्या मैं यहां पे एक बात को समझूं कि मुझे अगर बोला है कि सीरीज में सॉल्व करके आंसर कितना आएगा 10, तो क्या आंसर 7 और 4 हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और अगर मुझे बोला है कि 2.4 आएगा पैरेलल में, अगर 5 और 5 के होते तो 2.5 आंसर आता, तो ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, ये तो क्या हिट एंड ट्रायल मेथड भी लगाया जा सकता है? ये तो तरीका ही देखो, ईमानदारी, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, R1 प्लस R2 10 था, R2 निकाला, पैरेलल में लगाया, वैल्यू पुट कर दी, इक्वेशन आई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है। लेकिन अगर मैं यहां पे ये वाली वैल्यूज पुट करके देखूं तो क्या आंसर आएगा? और देखें 1/R नेट इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/4। तो एक शॉर्ट तरीका बता रहा हूं ना आपको, तो 6 और 4 का एलसीएम 12 आ गया, 12 आ गया, 12 आ गया, 12 आ गया, यहां पे आ गया 2, यहां पे आ गया 3, लो जी
आर नेट मेरे पास आ गया 12/5, आंसर आ गया 2.4। लो जी, आंसर भी हो गया। यानी हिट एंड ट्रायल, यानी अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आया तो मजे ही मजे। समझ गए क्यों मजे ही मजे? क्योंकि हम हिट एंड ट्राई करेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर सब्जेक्टिव आया तो बेटा आपको पूरा सॉल्व करके क्वालिटी क्वेश्चन आएगी, R1 की वैल्यू आ जाएगी, यहां पुट कर देना, R2 आ जाएगा। प्यारा सवाल है, बढ़िया सवाल है, डन। चलो 2 सवाल बचे हैं हमारे पास। एल्कोहल्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रेशन, पीछे एक सवाल है, कर रहे हो। एल्कोहल्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, हाइड्रेशन का मतलब होता है पानी डालना। तो किसके अंदर पानी डालें, किसके अंदर पानी डालें कि अल्कोहल बन जाए? तो आंसर है एल्कीन। एल्कीन के अंदर जब हम एडिशन रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन भी डाल सकते हैं, याद करो, लेकिन पानी भी डाल सकते हैं। हाइड्रोजन डालते हैं तो एल्कीन से एल्केन बनता है, लेकिन पानी डालते हैं तो अल्कोहल बनता है। समझ गए? तो आंसर है एल्कीन, आंसर है एल्कीन, एल्कीन, एल्कीन। चलो, ये आज का आखिरी सवाल है। मुझे लगता है 50 मिनट हो चुके हैं, जल्दी से टाइम स्टैम्प पे इसका आंसर दे दो प्लीज, इसका दे दो यार। और ये मत बताना भूलना कि आज का सेशन कैसा लगा आपको, और क्या आपको ऐसे और सेशंस चाहिए कि नहीं, ये बता दीजिएगा प्लीज। हाँ जी, वीडियो को पॉज करके दे दो, टाइम वेस्ट हो रहा है। डन, ठीक है। कह रहे हैं अगर हमें हाइड्रोजन गैस को इक्वल अमाउंट में निकालना है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड से और एक वीक एसिड से। पहली बात, अगर मैं एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में दोनों में बराबर मेटल डालूंगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड ज्यादा हाइड्रोजन निकाल लेगा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, याद होगा। लेकिन हमें अगर बराबर अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस निकालनी है तो मुझे वीक एसिड के अंदर बड़ा मेटल डालना पड़ेगा ताकि रिएक्शन लंबी चले और टोटल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन उतना ही निकले। ऑब्वियस बात है, स्ट्रॉन्ग वाले एसिड में रिएक्शन फास्ट होगी और उसमें स्लो होगी, बट अगर लंबे समय तक चली तो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन कहीं ना कहीं बराबर हो जाएगा। तो लॉन्गर स्ट्रिप डालनी है वीक एसिड में, लॉन्गर स्ट्रिप डालनी है वीक एसिड में, ताकि अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन जो है वो बराबर हो। ठीक है जी। ऐसे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहां से करें? सैंपल पेपर करने हैं आपको, क्वेश्चंस हम आपके लिए लेके आएंगे। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ सैंपल पेपर पे फोकस करना है, मेरी बात को यकीन करो, पछताओगे। 70% सिलेबस हुआ है सर, कोई दिक्कत नहीं है, करो। और सैंपल पेपर के लिए अगेन बोल रहा हूं, लास्ट ईयर के क्वेश्चन भी करने हैं ट्राई, PYQs भी करने हैं, सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर और नए सैंपल पेपर भी करने हैं। दोनों एक किताब में चाहिए तो शिवदास, कम से कम पैसे में बेस्ट क्वालिटी। डिस्क्रिप्शन मिलते हैं। थैंक यू सो मच।